हेलो। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रामदास प्रसाद, प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान, डायट कुशीनगर। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास सेशन में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम लोग आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता क्या है, या इसका मतलब क्या है, या ये क्यों चलाया गया है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे, इसका अर्थ होता है सस्ती कीमतों पर खाद्य और खाद्यान्न वितरण के प्रबंधन की व्यवस्था करना। जैसे गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसे प्रमुख खाद्यान्नों को इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों द्वारा पूरे देश में पहुंचाया जाता है। इस योजना का संचालन कौन करता है? इस योजना का संचालन उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना का मुख्य मकसद सस्ती दरों पर देश के कमजोर वर्गों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ये योजना जून 1997 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अनाज की न्यूनतम मात्रा निश्चित रूप से उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत द्वारा की गई थी। इस योजना का लक्ष्य उस समय करीब 6 करोड़ निर्धनतम परिवारों को लाभ पहुंचाना था। अब हम लोग इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर कुछ चीजों का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे इसके क्या उद्देश्य थे, प्रसार के कारण क्या थे, इस वितरण प्रणाली से क्या लाभ होता है। लाभ होता है तो कुछ दोष भी होते हैं। इसी तरह से योजनाएं चलती हैं गरीबों को, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, जैसे अंत्योदय योजना है, बीपीएल योजना है, एपीएल योजना है। उसके बाद लास्ट में हम लोग एक फ्लोचार्ट के विषय में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। लास्ट में समाप्त करते समय एक देश एक राशन कार्ड के विषय में हम लोग चर्चा करते हुए इस सेशन को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य और प्रसार के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लें। इसका पहला पॉइंट हम करेंगे सस्ते और रियायती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्रदान करना। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। इस वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि सस्ते और रियायती कीमतों, रियायती मतलब जो वहन करने योग्य है, हर तबके का व्यक्ति जो वहन कर सकता है, उनकी कीमतों पर जो आवश्यक उपभोग की वस्तुएं हैं, आवश्यक उपभोग की वस्तुएं गेहूं, चावल, चीनी, इस तरह के मिट्टी के तेल आज को गिनेंगे हम, उनको प्रदान करना इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य इसका यह है कि ये पूरी आबादी को कवर करता है। पूरी आबादी को कवर करने का मतलब इसमें हर तबके के लोग शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कामकाजी लोगों के लिए ही है, ये बिना काम करने वालों के लिए भी है, कामकाजी लोगों के लिए, सबके लिए बराबर रूप से लागू होता है। तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को खाद्यान्न आपूर्ति। सिंपल सी चीज है। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली खास करके गरीबों को ही देख करके शुरू की गई थी। इसका मुख्य मकसद, मुख्य उद्देश्य यही है कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं या जिनके पास अपने भरण पोषण की पूरे इंतजाम नहीं है, उनको जो है खाद्यान्नों की पूर्ति की जाए। चौथा पॉइंट की हम बात करेंगे प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने तथा बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि है। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे, देखते भी होंगे, जो प्रसिद्ध विद्यालय हैं या जो शहरी कॉलेज हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, वहाँ अक्सर गरीबों के बच्चे ही पढ़ने जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चा घर से खाना नहीं पाता है, भूखे पेट चला जाता है। ऐसी अवस्था में कुपोषण की समस्या बच्चे के साथ पैदा होती है, और फिर बच्चा जो है स्कूल में ठहरता भी नहीं, भूख लगती तो भाग लेता है। उसी समस्या से निजात पाने के लिए नामांकन बढ़ाने, मतलब जो अगर एक स्कीम चलाई गई, विगत कुछ साल पहले एक स्कीम चली थी कि जो विद्यालय में बच्चा पढ़ेगा उसको कुछ गेहूं और चावल देने की व्यवस्था शुरू की गई थी, चावल देने की व्यवस्था शुरू की गई थी। उससे इसका सरकार का मकसद यही था
कि बच्चा वो चावल पाएगा तो स्कूल में आएगा, ठहरेगा, नामांकन करेगा। लेकिन इसका दुर्भाग्य परिणाम यह हुआ कि वो राशन जब घर में जाता था तो बच्चे को राशन नहीं मिल पाता था और वो कई लोगों में बढ़ जाता था और उसका दुरुपयोग होने लगा। इसलिए इस सिस्टम को थोड़े दिनों के बाद में बंद कर दिया था स्कूलों में। बाद में एमडीएम की व्यवस्था की गई, जो कि स्कूल में ही पका पकाया भोजन बच्चों को दिया जाता है। इस तरह से उनके पोषण स्तर को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध हुआ है शारीरिक वितरण प्रणाली। 5वें पॉइंट की बात करेंगे महिला एवं बाल विकास की योजनाओं की प्रगति के लिए। आंगनबाड़ी के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलती हैं, महिलाओं की योजनाएं चलती हैं, बाल विकास की योजनाएं चलती हैं, उसमें भी ये लाभप्रद सिद्ध होता है। लास्ट पॉइंट की बात करेंगे अत्यंत पिछड़े इलाकों में खाद्यान्न आपूर्ति। जो अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं, जहाँ रिसोर्सेस बहुत कम है, जहाँ खाद्यान्न की पूर्ति पूरी नहीं हो पाती है, ऐसे पिछड़े क्षेत्रों को दुनिया की मुख्य धारा में लाने के लिए, जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए भी ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली वहाँ शुरू की गई, जिससे कम से कम लोगों का भरण पोषण हो सके और जीवन यापन सही ढंग से चलता रहे। इस तरह से हम लोग इसके उद्देश्य और प्रसार के विषय में कुछ चर्चा किए। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको काफ़ी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे और मैंने करीब करीब सभी चीज़ों को इसमें कवर कर लिया होगा। अगली बात हम करते हैं, ये कोई भी सिस्टम जब चालू होता है तो उसके उद्देश्य तो होते हैं, कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो हम लोग पहले इसके लाभ के विषय में देख लें कि ये वितरण प्रणाली जब चालू हुई तो आखिर इसका कुछ लाभ भी तो मिलना चाहिए। लाभ भी तो मिला होगा किसी को, किसी वर्ग को तो मिला होगा, तो उस वर्ग की बात हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका पहला लाभ दिखाई दिया कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण। अब नियंत्रण की बात जब हम करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली न केवल खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखती है, बल्कि उनके सामाजिक वितरण को भी सुनिश्चित करती है। सामाजिक वितरण मतलब समाज के हर वर्ग के लोगों के पास ये जो चीजें पहुंच जानी चाहिए। सामाजिक रूप से कोई भी अछूता नहीं होना चाहिए, सबको वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक चीजें पहुंच जानी चाहिए। दूसरी पॉइंट है कुपोषण की समस्या से निपटना। कुपोषण आप लोग जानते होंगे, कुपोषण पहले भी बता चुका हूँ। कुपोषण का मतलब है जिसको आवश्यकता के अनुसार भरण पोषण के लिए खाद्यान्न न मिल पाता हो, तो ऐसे समय में कुपोषण की समस्या पैदा हो जाती है। कुपोषण का मतलब जो जीवन जीने के लिए जो संतुलित आहार की जरूरत होती है, वो जरूरी आहार सभी को मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है या कुछ भी पोषण उसमें से नहीं मिलता है तो कुपोषण की समस्या पैदा होती है। इससे तरह तरह की व्याधियां पैदा होती हैं और जीवन दुर्लभ हो जाता है। इसलिए ऐसे समय में सरकार का ध्यान दिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कुछ चीजों का वितरण हम लोग करें गरीब परिवारों को, जिससे कुपोषण की समस्याओं से भी निजात मिल सके। इसका तीसरा पॉइंट है निरपेक्ष गरीबी को कम करना। अब निरपेक्ष गरीबी में संबंधित व्यक्ति क्या होता है, उसकी ऊर्जा की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे निरपेक्ष गरीबी है क्या? अब निरपेक्ष गरीबी का मतलब ये होता है कि इसकी आय या उपभोग व्यय इतना कम है कि वह न्यूनतम भरण पोषण के स्तर के नीचे स्तर पर रह रहा है। न्यूनतम स्तर जो जीवन जीने के लिए जो चीजें जरूरत है, आवश्यक चीजें हैं, वो भी उसको नहीं मिल पाता है, वो निरपेक्ष गरीबी के नाम से जान सकती है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि निरपेक्ष गरीबी का अर्थ उस न्यूनतम आय से है जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति है आवश्यक होती है तथा जिसे वह परिवार जुटा पाने में असमर्थ होता है। इस तरह से निरपेक्ष गरीबी को भी इस प्रणाली के माध्यम से दूर किया जा सकता है। अब लाभ के बाद हम सोचेंगे कि लाभ तो हो रहे हैं, लेकिन इसकी कोई हानियां भी हुई। सिस्टम चालू हुआ, वितरण प्रणाली चालू हुआ तो उसके दूरगामी परिणाम यह हुए, कुछ इसके अंदर दोष भी शामिल होने लगे, दोष भी आने लगे आगे जाकर के। हम उस दोषों के विषय में अध्ययन करेंगे कि वो दोष क्या होने लगे, दोष क्या पैदा होने लगे। अब हम लोग देखते हैं, पहली चीज तो इसका भ्रष्ट लोगों द्वारा दुरुपयोग होने लगा। दुरुपयोग का मतलब क्या होगा? कुछ लोग जो है अपने निहित स्वार्थों के लिए राशन को किसी तरह से चुराने लगे और अपने उपयोग करने लगे, जो एक्चुअल वास्तविक जिसको चाहिए थे उसको राशन नहीं मिलने लगा और वो चीज संचय करके कालाबाजारी होने लगी, मार्केट बिकने लगा, इसलिए गरीबों के हक का दुरुपयोग होने लगा। तो इसमें ये दोष आ गया कि कुछ भ्रष्ट लोगों द्वारा, कुछ जो सक्षम वर्ग के लोग होते हैं वो अक्षम वर्ग के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से भ्रष्ट लोगों के द्वारा इसका दुरुपयोग होने लगा। अगले पॉइंट की बात करेंगे वितरित वस्तुओं की निम्न गुणवत्ता। अब हम ये बात करते हैं जो भी चीजें
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन की दुकानों पर पहुंचती हैं। उसकी गुणवत्ता अक्सर देखी जाती है कि बहुत निम्न कोट की होती है। गोदाम से जो भी राशन जाता है, राशन सिस्टम के पास में जो राशन जाता है, वहां से वो प्रयास ये करता है कि जो राशन भीग गया हो या जो राशन खराब हो रहा हो, पहले उस राशन को राशन की दुकानों में निकालने की कोशिश करता है। इस तरह से उसकी गुणवत्ता निम्न कोट की हो जाती है और जो है ये एक दोष के रूप में गिना जा सकता है। तीसरी बात हम करेंगे आपूर्ति में अनियमितता। अनियमितता का मतलब रेगुलरिटी हर चीज की बनी रहनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि राशन एक महीने मिला, दूसरे महीने नहीं मिलता है, जाकर तीसरे महीने मिलता है, तो वो जो गैप एक महीने का हो जाता है, अनियमितता हो जाता है, उससे जो गरीब तबका जो इसी पर आश्रित रहता है वो परेशान हो जाता है। तो अक्सर ये प्रणाली में क्या होता है कि जब आपूर्ति अनियमित रहती है तो लोगों को असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है, असुरक्षा महसूस करने लगते हैं कि पता नहीं अगले महीने राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये उसके अंदर भी दोष आ जाता है, इसकी नियमितता कभी कभार ब्रेक हो जाती है। चौथे पॉइंट की बात करेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपर्याप्त सिद्ध हुई। अब अपर्याप्त सिद्ध हुई क्योंकि इसके यहाँ इसके जरिए बिकने वाली खाद्यान्नों की मात्रा कम पड़ती है। ये अपर्याप्त रूप से मिलती हैं और ये खाद्यान्न चीजें जो है कम मात्रा में पूर्ति होती है। अगली बात हम करेंगे, यह प्रणाली सिर्फ गेहूं और चावल तक ही सीमित हुई है। अक्सर आप देखते होंगे राशन की दुकानों पर जब भी जो है कोटा की राशन की दुकानें जो है वहाँ सिर्फ गेहूं और चावल ही मिलता है। हालांकि गवर्नमेंट ने जब ये सिस्टम शुरू किया था तो लेवी चीनी की भी व्यवस्था की थी, मिट्टी के तेल की भी व्यवस्था की थी। बाद में संशोधन हुआ, मिट्टी के तेल के लिए देखा गया कि अगर किसी के पास गैस कनेक्शन है तो उसको मिट्टी का तेल नहीं दिया जाएगा। इसे लेवी चीनी की समस्या आती है, बीच में कई बार डिस्टर्ब हुई, कई बार बंद भी हो गई। हालांकि लेवी चीनी भी 700 ग्राम प्रति यूनिट की दर से उसमें 13.5 रुपये प्रति किलो की दर से देने का व्यवस्था किया गया था। लेकिन ये सब चीजें बीच में किसी रूप में बंद हो गई और लास्ट में नतीजा ये निकला कि इस वितरण प्रणाली के माध्यम से सिर्फ गेहूं और चावल ही लोगों तक पहुंचने लगा। ये भी एक दोष पैदा हो गया है और चीजें जो है जैसे चीनी है और वो तेल है, इस तरह से लोगों को समस्या पैदा होने लगी। आखिर वो कहाँ से खरीदे, मजबूरन महंगे दाम पे खरीदना पड़ता है लोगों को, इसलिए ये दोष में काम होता है। छठे पॉइंट की बात करेंगे, इसके अंदर लिखा है गरीबों के लिए सीमित लाभ। मतलब इसका लाभ गरीबों तक सिर्फ सीमित ही पहुंच पाता है, केवल 20% तक ही अनाज पहुंच पाता है, जो बहुत ही कम है। बाकी राशन इधर का उधर हो जाता है। 7वां पॉइंट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लाभ में क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता की बात यही है कि कहीं ये ज्यादा मिलता है, कहीं कम राशन मिलता है। इस तरह से क्षेत्रीय असमानता की भावना पैदा होती है, जो कि ये भी एक दोष में काउंट होता है। लास्ट पॉइंट, खाद्य सब्सिडी का बोझ। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सब्सिडी का मतलब होता है सरकार द्वारा कुछ दरों में, कुछ कीमतों में छूट दी जाती है, कुछ सामानों पर छूट दिया जाता है। उस छूट को सरकार वहन करती है। जैसे किसी चीज का सरकारी रेट अगर 10 रुपये है, लेकिन मार्केट में उसको गरीबों को 2 रुपये किलो के रेट से बिकता है, जो 8 रुपये बीच का अंतर होता है वो सरकार वहन करती है और उसी को हम सब्सिडी कहते हैं। इस तरह से पीडीएस सिस्टम में या सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिस्टम में जो खाद्य सब्सिडी का बोझ पड़ने पर क्या हो गया, सरकार पर ही आखिर राजकीय बोझ पड़ता है। आखिर ये बोझ जो भी पड़ता है वो सरकार पर ही जाकर के पड़ता है। इस तरह से इसको भी हमें दोष के रूप में गिनती कर सकते हैं। इस तरह से हम लाभ और दोष के विषय में चर्चा कर चुके। उसके बाद हम देखते हैं इसका फ्लो चार्ट देख लें, उसके बाद हम इस बात पर आएंगे कि इसके अंदर कितने तरह के कार्ड होते हैं, क्या योजनाएं हैं, किस तरह से लोगों को राशन किस रेट में मिलता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। थोड़ा सा फ्लो चार्ट के विषय में हम लोग देख लें। अब फ्लो चार्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्रियाविधि का फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है, जो भी सामान, जो भी गेहूं चावल पैदा होता है वो कहाँ कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। प्रोड्यूसर जो है किसान होता है। तो ये पहले किसान पैदा करता है, उसके बाद ये केंद्र सरकार के माध्यम से गवर्नमेंट रेट पर खरीदी जाती है। गवर्नमेंट खरीदने के बाद वो विभिन्न राज्य सरकारों को हिस्सा ट्रांसफर करती है, कुछ से उसका पार्ट ट्रांसफर करती है हर राज्य सरकारों को, और राज्य सरकार उसी क्रम में जिला को भेजती है। जिले के बाद तहसील से ब्लॉक से होकर गोदाम और डिस्ट्रीब्यूटर की दुकानें होते हुए लास्ट में लाभार्थी के पास पहुंचती है। वो इस सिस्टम से यहाँ से चलते हुए फिर आके लाभार्थी के पास ही पहुंचती है, जो कि यहाँ किसान उत्पादक वर्ग मेन इसमें रोल अदा करता है। यही है अन्नदाता है, यही हमारा सब कुछ है। उसी के माध्यम से सारा होकर लाभार्थी तक वो चीजें पहुंचती हैं। इस तरह से इस
इतना चीज़ों का अध्ययन करने के बाद हम लोग देखेंगे जो राशन की दुकानें होती हैं वहाँ राशन मुफ्त में नहीं दिया जाता या बिना कागज के नहीं दिया जाता। जब भी आप जाएंगे तो कोई न कोई तो कागज आपके पास होना चाहिए। कुछ कार्ड बने हुए हैं, उस तरह के कार्ड है, जिस तरह अंत्योदय योजना का कार्ड बना हुआ, बीपीएल का कार्ड बना है, एपीएल का कार्ड बना है। अब इन कार्डों के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे और इसी कार्डों के माध्यम से ही आपको राशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलता है। तो अंत्योदय योजना के अंदर जो कार्ड मिलता है उस कार्ड का रंग क्या होता है? गुलाबी रंग का कार्ड होता है। वो कार्ड से भी आप देख करके पहचान सकते हैं। किसी के हाथ में अगर लाल रंग का कार्ड दिखाई दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये अंत्योदय कार्ड होल्डर है। ऐसे कार्ड होल्डर को ये सबसे गरीबी रेखा के सबसे निचले पायदान पर माने जाते हैं और इनको सबसे सस्ते दरों पर चीजें वितरण प्रणाली के माध्यम से मुहैया कराई जाती है। इस योजना के तहत क्या होता है? गेहूं जो होता है 2 रुपये प्रति किलो की दर से और चावल जो होता है 3 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है। मात्रा उसकी फिक्स है। 15 किलो गेहूं और 20 किलो चावल यानी 35 किलो राशन दिया जाता है। हालांकि कुछ पश्चिमी जिलों में इसका सिस्टम चेंज है। जो 15 किलो गेहूं 20 किलो चावल में थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन कुल मिलाकर के 35 किलो उनको भी मिलता है। सिर्फ चावल और गेहूं की मात्राओं में डिफरेंसेज आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से अंत्योदय योजना के अंदर ये 35 केजी चावल मिलता है। 2 रुपये किलो की दर से गेहूं और 3 रुपये की दर से चावल। अब हम बीपीएल की बात करते हैं। बीपीएल मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन। इनके ऐसे कार्ड होल्डरों का रंग क्या होता है? सफेद रंग होता है। इनको मिलता है गेहूं मिलता है 4 रुपये 65 प्रति किलोग्राम की दर से और गेहूं मिलता है और चावल मिलता है 6 रुपये 15 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से। इस तरह से इनको भी 15 किलो गेहूं और 20 किलो चावल मिलता है और ये 35 किलो राशन पाते हैं। तीसरे कार्ड होल्डर होते हैं एपीएल। एपीएल मीन्स एबव पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा से ऊपर वालों को हम एपीएल कहते हैं। ऐसे लोगों का जो कार्ड होता है उसका रंग पीला होता है और इनको जो गेहूं मिलता है 6 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से और चावल मिलता है 8 रुपये 45 प्रति किलोग्राम की दर से। इनको भी इस तरह से 15 किलो चावल 15 किलो गेहूं और 20 किलो चावल मिलता है, यानी 35 किलो राशन इनको भी मिलता है। राशन हर वर्ग के लोगों को मिलता है। समाज में जितने भी लोग हैं अमीर गरीब सबको मिलता है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि गरीबी के आधार पर इसका रेट जो है चेंज होता रहता है। जो गरीब है उनको सस्ते दर पर मिलता है, जो थोड़ा अमीर है उसको थोड़ा सा ज़्यादा रेट ऊंचे दर पर सामान मिलता है। लेकिन इस कार्ड के रंग के आधार पर ही आप ये जान सकते हैं कि कौन अंत्योदय कार्ड होल्डर है, कौन गरीब बीपीएल कार्ड होल्डर है, कौन एपीएल कार्ड होल्डर है। इस तरह से हम लोगों ने इस कार्ड के विषय में भी पढ़ा। वितरण प्रणाली के जितने उद्देश्य थे, लाभ और दोष, हर चीज को अध्ययन करने के बाद हम लास्ट में इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वर्तमान में पहले ऐसा नहीं था। पहले जहां कार्ड आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, जहां के जिस कोटेदार के पास आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका राशन वहीं से मिलता था। लेकिन अब गवर्नमेंट में कुछ संशोधन किया है। हालांकि इस समय कोविड-19 महामारी के चलते भी बहुत सारा सुधार हुआ है। अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला दिया है कि एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है। जैसे मोबाइल में पोर्टिंग की व्यवस्था की गई है, इसी तरह से इस कार्ड की भी पोर्टेबिलिटी की भी व्यवस्था की गई है। यानी आपका कार्ड किसी गांव कहीं भी है, आप उसको पोर्ट कर सकते हैं और उसी कार्ड को दिखा करके आप देश के किसी भी जगह जाएंगे, कहीं भी आपको राशन लेने के लिए आप उत्तराधिकारी हैं, आपको राशन देने से कोई मना नहीं कर सकता। ये व्यवस्था सिस्टम पूरे देश में लागू हुई है। ये बहुत अच्छा स्कीम ये गवर्नमेंट ने चलाया है। किसी कारणवश, किसी मजबूरी बस कोई कहीं बस जाता है या फंस जाता है तो वो राशन नहीं ले पाता था और राशन अल्टीमेटली क्या होता था, कोटेदार जो है इसका कुछ कुछ इधर उधर रफा दफा कर देता था और जो हक होता था गरीबों को नहीं मिल पाता था। कुछ भ्रष्ट लोगों के पास ही उसका शोषण हो जाता था। इसलिए ये गवर्नमेंट की ये मुहिम बहुत अच्छी है, बहुत ही सराहनीय मुहिम है कि एक देश एक राशन कार्ड से हर गरीब तबके के लोगों को फायदा मिलेगा। इस तरह से हम लोगों ने आज के ऑनलाइन सेशन में इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बहुत कुछ जानने की कोशिश किया। बहुत कुछ जानते हुए पहले रहे होंगे, कुछ आज भी आपका रिफ्रेशिंग हो गया होगा। इस तरह से आज का मैं ये ऑनलाइन सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।